हेलो एंड वेलकम। मैं हूं तन्वी सिन्हा और आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मुलाकात, अ स्नीक पीक इनटू द लाइफ ऑफ योर लीडर। इस शो में हम हर वीक एक लीडर यानी पॉलिटिशियन से बात करेंगे, लेकिन हम उनसे पॉलिटिकल इश्यूज पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनको एज एन इंडिविजुअल जानने समझने की कोशिश करेंगे। उनके परिवार, संघर्ष और उनकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी बातें करेंगे। हमारे शो मुलाकात, अ स्नीक पीक इनटू द लाइफ ऑफ योर लीडर के पहले मेहमान हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी बिहार व देश की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है। आप इनको आए दिन किसी न किसी चैनल के डिबेट में एज अ गेस्ट जरूर देखते होंगे। मृत्युंजय जी आरजेडी का एक अहम हिस्सा है। आप एक स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, साथ ही बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। थैंक यू। मृत्युंजय जी, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां आपको लीडरशिप क्वालिटी कहे तो विरासत में मिली है। आप अपने परिवार व अपनी शुरुआती दिनों के बारे में हमें बताएं। देखिए, हमारे पिताजी हाई स्कूल में शिक्षक थे और वो टीचर एसोसिएशन के माध्यमिक शिक्षक संघ के जाने माने सुविख्यात कर्मठ और ईमानदार जुझारू नेताओं में जाने जाते थे जी। और साथ ही साथ वो ट्रेड यूनियन में भी यूनाइटेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट थे, जिसमें 28 यूनियन आते थे। 28 वर्षों तक वो रहे। तो हम लोगों ने बचपन में जो शिक्षा के साथ संस्कार होता है वो हम लोगों को विरासत में मिला और पिताजी से लड़ने का, संघर्ष करने का हमें विरासत में ये पूंजी मिली जी। और उसी कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम खेल कूद के माध्यम से खिलाड़ियों के हक और हकूक के लिए, खेल के डेवलपमेंट के लिए बिहार में लगातार आवाज उठाते रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में लोग हमें जानते हैं। हमने बिहार में क्रिकेट की मान्यता बहाल करने के लिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सब जगह आंदोलन किया, गिरफ्तारी हुई। अंतोगत्वा 16 वर्षों के बाद बिहार में क्रिकेट बहाल हुआ। यहाँ बिहार के खिलाड़ियों को गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लंबी लड़ाई लड़े, उसमें भी सफलता मिली। आज जो भी खिलाड़ी सचिवालय में बिहार सरकार में जॉब मिले हैं, जिनको नौकरी कर रहे हैं, उसमें हमारी अहम भूमिका है। हमने वैसे खिलाड़ियों को नौकरी दिलवाई जो ऑटो चलाते थे, नारियल बेचते थे, उनके लिए लंबा धरना प्रदर्शन अनशन किया। इसके बाद हमें सफलता मिली थी। ये हमारा पैशन है, शौक है। हम स्पोर्ट्स में काम करते हैं, हमारा बाकी सामाजिक कार्यों में रुचि रहती है और राजनीति में हम 2014 में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हमें राष्ट्रीय जनता दल का बिहार का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाया था। जी मृत्युंजय जी, लेकिन आप जो बता रहे हैं इस समय आपने शुरुआत की, लेकिन इससे पहले भी अगर हम आपके शुरुआती दिनों को देखें तो आप छात्र नेता के रूप में भी उभर कर आए थे और उसके बाद आपने आरजेडी ज्वाइन किया था। कैसा रहा वो समय जब आप एक छात्र के रूप में राजनीतिक गतिविधियों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, हमारा जब स्कूल में भी पढ़ते थे तो मेरा ये व्यक्तिगत सौभाग्य रहा कि स्कूल के दिनों में भी हम अपने विद्यालय में अपने क्लास में मॉनिटर हुआ करते थे और जब फिर कॉलेज में हम आए तो कॉलेज के दिनों में भी छात्र यूनियन के हम लीडर हुआ करते थे। छात्रों को लेकर के छोटी छोटी टोली बना करके कॉलेज की समस्याओं, छात्रों की समस्याओं को लेकर के कॉलेज के प्रिंसिपल को के पास घेरते थे, ये संघर्ष करते थे। ये हमारा शुरू से ये रहा है। इसको लेकर के हमें सभी लोग जो हमारे छात्र जीवन के साथी रहे, वो उन लोगों को भी पता था कि हम उनके हक और हकूक की लड़ाई छात्रों के लिए कॉलेज के समय भी लड़ते थे। जी, मृत्युंजय जी, आप अभी बता रहे थे कि आप एज़ अ स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट काम करते रहे हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें एक बेहतर मौका मिल सके, परिवेश मिल सके, उनको संभावनाएँ मिल सके, जॉब मिल सके। इन सभी लड़ाइयों के बीच में क्या आपको ये नहीं लगा कि राज्य में इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, जहाँ स्पोर्ट्स को हम द्वयम दर्जा देते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार प्रदेश का, क्योंकि हम भी बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन नहीं रहे, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर तक हमने
जिला स्तर तक क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। जी लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, जो बिहार जिसमें प्रतिभा संपन्न राज्य है, और बिहार से अभी जितने भी देखिए दूसरे राज्यों में आज जो बड़े बड़े प्लेयर हों, चाहे झारखंड में खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं, बंगाल में जाकर खेल रहे हैं, ऐसे प्लेयर दूसरे राज्यों का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार में है क्योंकि जी सरकार उनको सुविधा नहीं मुहैया करा पा रही है। जो आधारभूत संरचना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है बिहार में, और सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स पर नहीं होता है, तो खिलाड़ी यहाँ से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के अपने प्रतिभा के दम पर वहां नाम रोशन करते हैं। जी आप जी आश्चर्य कीजिएगा, नीरज चोपड़ा जिसने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जिसको लेकर के पूरे देश में धूम मची थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात पर गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, सब लोग देशवासी महसूस कर रहे थे गर्वान्वित। उस नीरज चोपड़ा के साथ हमारा बिहार का लड़का स्पोर्ट्समैन अरुण मोदी जी जेवलिन थ्रो में 4-5 साल पूर्व खेल रहा था उनके साथ, लेकिन इसके पास, बिहार के लड़के के पास जेवलिन थ्रो 800 रुपये का था, और नीरज चोपड़ा के पास सरकार ने 25,000 का जेवलिन थ्रो दिया था। जी और जी वो इसके बावजूद नीरज चोपड़ा फर्स्ट करता है और बिहार का अरुण मोदी सेकंड करता है, लेकिन सरकार ने प्रतिभा को तलाशा नहीं, खोजा नहीं, कोई सुविधा नहीं, आखिर वो प्रतिभा दम तोड़ गया और नीरज चोपड़ा आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया। तो अगर अरुण मोदी पर भी हम परिश्रम करते, सरकार ध्यान देती, तो आज गोल्ड मेडल जीतने का सौभाग्य बिहार के लाल को भी मिल सकता था। जी, 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 ये बिल्कुल लंबी एक लड़ाई है क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो हमारा परिवेश बिहार का वैसा नहीं हुआ है जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए उतने सुविधाएँ मुहैया कराए जा जी, सके। न जी। संसाधन है, हुँ। संसाधन का घोर अभाव है, तो खेल के लिए मैदान नहीं मिल रहे। आज से 25 वर्ष पूर्व जब हम लोग खेलते थे, 20 वर्ष पूर्व, तो जी, जी। खेल के मैदानों की संख्या कम थी, तो अस्पतालों की संख्या कम थी। आज आप देख लीजिए, जैसे जैसे खेल मैदानों की संख्या घटती चली गई, अस्पतालों की संख्या बढ़ती चली गई, यानी जी, जी। बीमार प्रदेश हो गया बिहार। तो सरकार जब खिलाड़ियों को खेल मैदान तक उपलब्ध नहीं करा पाएगी, उनको संसाधन नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे, तो खिलाड़ी तो पलायन करेंगे। उनका प्रतिभा निखरने से पहले उनके प्रतिभा का भ्रूण हत्या हो जाता है। ये अफसोस है, जी, दुखद जी। है। हम कोई इस पर राजनीति करना नहीं चाहते, ये खेल का विषय है। हम अपनी सरकार में भी अनशन पर बैठे थे, जी, जी। हम कोई सरकार हो, लेकिन जो खेल कूद का माहौल आज 20 वर्ष पहले था, वो माहौल अब नहीं है। ये सभी खेल प्रेमी खिलाड़ी कह रहे हैं। खेल मैदानों की जो अभाव खेल मैदान का है, वो पटना राजधानी में देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को, खिलाड़ियों को खेलने के लिए, अभ्यास के लिए मैदान तक उपलब्ध नहीं है। सरकार कहती है 250 स्टेडियम बना रहे हैं, खेल विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। हमने अभी 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, जी। फिजिकल कॉलेज राजेंद्र नगर में, बिहार का एकमात्र फिजिकल कॉलेज, ये महाविद्यालय 18 वर्षों से बंद है। तो ये तो आप महाविद्यालय नहीं चला पा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय क्या चलेगा? जी, तो जी। ये बात हम लगातार कहते रहते हैं। विभिन्न अपने कार्यक्रमों में खिलाड़ियों के हक हकूक को लेकर के हम इस बार भी 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन प्रोटेस्ट किए थे, और पटना के डाक बंगला चौराहे पर सड़कों पर खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेले थे। ये सरकार को आईना दिखाने के लिए कि खिलाड़ियों की क्या दुर्दशा है। मैदान उपलब्ध नहीं है, न कोई संसाधन है, न रोजगार है। खिलाड़ियों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सरकार ध्यान दे, ये जी, जी। ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हमने किया था। जी, लेकिन बिल्कुल। ये हमें इस बात का अफसोस है कि बिहार की बेटियां, बिहार की बेटे, अगर सरकार ध्यान दे तो ओलंपिक में 10 मेडल अकेले बिहार गोल्ड मेडल दिला सकता है, इतना प्रतिभा है। आज हरियाणा की सरकार देखिए, दूसरे राज्यों की सरकार देखिए, कितना अपने खिलाड़ियों पर ध्यान देती है। तो आज वो खिलाड़ी गोल्ड मेडल ला करके देता है, राज्य का मान सम्मान बढ़ाता है।
जी, बिल्कुल, कुछ ऐसे हमारे ज़िंदगी में और हमारे समाज में ऐसे विषय होते हैं जिस पे राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है स्पोर्ट्स, खेल-कूद, शिक्षा बिल्कुल, और बिल्कुल, महिला सुरक्षा, बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी जी, पार्टी से जुड़े लोग हों, वो इस पार्टी पर से अगर जुड़े। अपना पक्ष रखते हैं, तो वो लोगों को बेहतर क्योंकि बनाने जी, अगर एक गोल्ड मेडल कोई जीतता है, तो उस समय देश का झंडा लहराता है, कोई जी, राज्य का जी। और कोई पार्टी का नहीं। तो ये एक ऐसा विषय है, इस पर तो हम खेल की राजनीति करते हैं, ये गर्व से कहते हैं, लेकिन खेल में हमने कभी राजनीति नहीं की। जी, जी। जी, वहीं अगर जैसे आप बता रहे हैं कि सिचुएशन पहले हम परिवेश नहीं दे पाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोत्साहन भी हम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स पर्सन निश्चित को ये रूप से। लगे कि अगर वो कुछ अच्छे से खेलते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन हाँ, करते हैं, तो आगे उनको जॉब आज मिलेगा एक या उनको जी। एक उदाहरण हम दे रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर कोई खिलाड़ी, गरीब खिलाड़ी बिहार का कोई मेडल जीतता है, कोई चैंपियन बनता है, तो सरकार विधानसभा, विधान परिषद में मेज थपथपा करके इसे उपलब्धि बताती है और बधाइयों का तांता लग जाता है। जी। लेकिन उसने कैसे वो गोल्ड मेडल जीता, कैसे वो चैंपियन हुआ, इसकी गहराई में कोई नहीं जाता है कि वो अपने मेहनत के बल पर, अपने खून पसीना बहाकर, उनकी माँ अपनी जेवर गिरवी रखकर, धान धनिया बेच करके, गेहूं बेच करके, वो बच्चा मेहनत करके वो मेडल जीतता, वो उसकी उपलब्धि है। लेकिन जब मेडल जीत लेता है, चैंपियन बन जाता है, तो सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताने के लिए सदन में मेज थपथपाती है, ट्वीट करके बधाइयों का तांता लग जाता है। अगर सरकार ऐसे खिलाड़ियों पर चयन करके ध्यान दे, जी। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि बिहार के खिलाड़ी देश का मान और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा करेंगे। जी, चलिए इसके अलावा हम थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, खेल-कूद से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें मृत्युंजय तिवारी जी के बारे में एज़ एन इंडिविजुअल तो आपको फुर्सत के समय में क्या कुछ करना पसंद है? आप किस तरीके से अपने समय को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं? देखिए, फुर्सत के समय में क्योंकि हम थोड़ा भक्ति भाव में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में हम अपना पूजा पाठ का जो होता है, रामचरितमानस पढ़ना हो, चाहे गीता पढ़ना हो, चाहे इस तरह के धार्मिक किताब हो, अनुष्ठान हो, पूजा पर, इसमें हम विश्वास करते हैं और हम जी। करते हैं। और गीत संगीत को भी सुनते हैं, राष्ट्रभक्ति गीत ज्यादातर हम जो गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि लिख कर गए हैं, प्रेमचंद जी की है और रश्मि रथी है, ये सारे चीजों को हम पढ़ते हैं। ये जी, सब जी। में हमें मन लगता है। जी, लोग कहते हैं कि एक राजनेता की ज़िंदगी उतार-चढ़ाव से भरी होती है। कभी आपको सुविधाएँ मिलती हैं, कभी आपको परेशानियाँ भी होती हैं। आपके अलावा आपके परिवार के लोग भी काफ़ी इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आप के एक राजनीतिक करियर के कारण आपके परिवार को परेशानियाँ हो रही हैं? सुविधाएँ और फ़ायदे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परेशानियाँ आपको कब चुभी कि आपको लगा कि मेरे कारण मेरे परिवार को परेशानी हो रही है? देखिए, हमारा मानना है, परेशानियां जो सुविधा संपन्न लोग हैं जी, उनको भी है, और जिनके पास सुविधा संपन्न नहीं है, जो साधारण परिवार से आते हैं हम लोग के जैसे लोग, जी, उनको भी है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना मार्ग, अपना रास्ता बनाते हैं, अपने राह से जो बाधाएं हैं उसे कैसे दूर करते हैं। उसके लिए है जी, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। जिसके पास डिटर्मिनेशन होगा, डेडिकेशन होगा, डोमिनेशन होगा, जिसके पास डिसिप्लिन होगा, वही कोई आगे बढ़ सकता है। दशरथ मांझी भी हमारे पास उदाहरण है, जिन्होंने जी, जी। पहाड़ काट करके रास्ता बनाया। तो हम लोग एक साधारण परिवार से, क्योंकि उस समय हमारे पिताजी शिक्षक थे और उस समय हम लोग बड़े 6 भाई 3 बहन थे, परिवार बड़ा था, तो समझा जा सकता है कि हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा संपन्न नहीं थे। लेकिन हमारे पिताजी माताजी ने जो शिक्षा दीक्षा दी, जो संस्कार दिया, वो ये सिखाया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी मंजिल रास्ता तय कर सकते हैं। और जिस ईमानदारी का पाठ पिताजी ने पढ़ाया, उस ईमानदारी के बल पर चलकर आज जी, हमारी जो भी शोहरत है, जो भी हमने प्रतिष्ठा कमाई, वो उसी का देन है। जी। और
जब आदमी मनुष्य ठान लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो व्यक्ति, हमारे पिताजी कहते थे, जिस क्षेत्र में भी रहो 1 नंबर बनकर रहो, जी 2 नंबर का कोई जमाना नहीं है। तो कोशिश करते हैं, जिस क्षेत्र में है भरपूर उसमें मेहनत करते हैं, मेहनत, और बाकी चीज परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। जी इसलिए कि आजकल तो राजनीति का भी पैटर्न बहुत बदल चुका है। जी ऐसे जी ऐसे लोग भी राजनीति में आते हैं जिन्होंने कभी समाज सेवा नहीं की है, लेकिन जो आप देखते होंगे बहुत सारे राजनीति का जो ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज भी ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, अगर कोई चाहे ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपने मेहनत के बल पर, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के बल पर वो मंजिल हासिल कर सकता है। बशर्ते वही है कि आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए। अगर ईमानदार प्रयास आप करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस पर हम लोग विश्वास रखते हैं। और हम जिस पार्टी से राजनीति पार्टी में है, जी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हम लोग तो देख रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के बल पर जो उन्होंने आज गरीबों के मसीहा बने, इतने बड़े नेता बने हैं, उन्होंने जो मेहनत किया तो उसी का आज परिणाम है। अपने दम पर उनके लिए तो कोई पहचान नहीं था, दम पर बनाई पहचान। आज 30 वर्ष के उम्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने, आपने देखा, मेहनत के बल पर पिछले चुनाव में अपनी प्रतिभा साबित की। जी जी तो जो संकल्प ले ले, जो जिनको अपने पर विश्वास होगा कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो उस मंजिल उसको जी हासिल होगी। जी, बिल्कुल, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो वो ज़रूर सफल होती है। अंत में बस एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। एक बिहार के आम नागरिक होने के नाते आप आगामी दिनों में कैसा अपने बिहार को देखना चाहते हैं? क्या कुछ आपके दिमाग में ऐसी सोच है, परिकल्पना है बिहार की? देखिए, बिहार तो अपने आप में एक ऐसा राज्य है, हम लोग के लिए ये सौभाग्य है जी, कि बिहार में जन्मे हैं, और बिहार तो दुनिया को राह दिखाया है। ये तो लोकतंत्र की जननी है। जी, जी। प्रथम राष्ट्रपति यहीं से मिले, चाणक्य, और बुद्ध की धरती है। महात्मा गांधी भी आंदोलन करने यहीं से आए थे, चंपारण से। तो बिहार बीमार से कैसे हम बिहार को एक दौड़ता बिहार, हंसता बिहार, खेलता बिहार, पढ़ता बिहार बनाए, इसके लिए सभी 13 करोड़ बिहार वासियों को संकल्पित होना हो। किसी राजनीतिक दल के भरोसे ये संभव नहीं है। जी, जी। सरकार की, राजनीतिक दलों की एक सीमाएं है, लेकिन अगर जनता, सभी लोग इस संकल्प के साथ अपने दायित्वों का पालन करें, निर्वहन करें, और अपने अधिकार के प्रति जितने लोग सजग हैं, उतना ही सजग अगर कर्तव्य के प्रति हो जाए, तो फिर यह प्रदेश दुनिया का नंबर 1 प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ जी, लोग अधिकार के प्रति बहुत सजग होते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। तो हम समझते हैं कि हर बिहार वासियों को यह गर्व महसूस करना चाहिए, और इस पर चिंता भी करनी चाहिए। सोचनीय विषय है कि आखिर हमारा बिहार राज्य आज क्यों फिसड्डी हो रहा है, क्यों जी। सरकार काम नहीं कर पा रही है। जी, तो जी, जी। सरकार को भी समय समय पर बदलना जरूरी होता है किसी प्रदेश के विकास के लिए। तो इसमें आम जनमानस को, आम जनता को भी जागरूक होना होगा। और हमारे नेता युवा हैं, तेजस्वी यादव जी युवा सोच के साथ चाहते हैं बिहार को विकसित राज्यों में शामिल कराएं। वो बात करते हैं पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की। तो ये जो उनके अंदर भावना है, जी, इससे भी जी। लोग प्रभावित हम लोग रहते हैं। और हमें लगता है कि बिहार आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये प्रदेश जिन भी कारणों से आज उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया है,
वो जरूर पहुंचेगी। जी, बिल्कुल, हर बिहार वासी की ज़िम्मेदारी है कि वो बिहार के लिए अपने स्तर पर कुछ ऐसा काम करे ताकि बिहार का नाम रोशन हो सके, उसके विकास में जी योगदान दे सके। मृत्युंजय जी, आपने हमसे इतनी सारी बातें की और आपके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट कर बताएँ कि आपको हमारा यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नए वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।